लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि एबल और बाकी सभी लोग डंजन को एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं, पर जैसे ही वो लोग अब एक जगह पर आते हैं वो लोग अभी का दूसरी ही जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम लोग को क्लीव का भी ग्रुप दिखाया जाता है जो कि दरअसल सबसे पहले आगे थे। वो अपने साथियों से कहने लगता है कि सारे सराउंडिंग को एग्जामिन करो क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे ऊपर क्या हमला कर सकता है। तो सभी लोग भी अब काम पर लग जाते हैं। वहीं पर अब क्लीव का साथी आकर कहता है कि क्या हमने जो उस गेट को हाथ लगाया था उसकी वजह से हम लोग यहाँ पर टेलीपोर्ट हो गए हैं। तो क्लीव कहता है कि हाँ शायद से, और थ्योरी ये भी है कि जो ग्रेट टाइड बोर हुई थी उसके मॉन्स्टर 38 फ्लोर के बाद से आए थे, पर लगता है कि वो थ्योरी गलत है। जो मॉन्स्टर्स है वो शायद से इसी गेट के अंदर से आए थे जहाँ से अभी हम लोग टेलीपोर्ट हो गए हैं। क्लीव अब मन ही मन में एक्साइटेड हो जाता है। वो कहता है कि ये एक काफी अच्छा मौका है, अगर मैंने उस टाइडल बोर की असली सच्चाई जान ली तो मेरा काफी ज्यादा नाम हो जाएगा और फिर मेरी प्रमोशन भी पक्की है। पर तभी अचानक से सामने से अब उन लोगों को कोई चीज आती हुई दिखती है। दूसरी तरफ नटालिया को ये पता चलता है कि जो लोग नीचे गए हुए थे उनकी रीडिंग गायब हो गई है। ये देखकर वो सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पर तभी अब उन लोगों को उनकी रीडिंग्स दिखाई दे जाती है। उन्हें पता चलता है कि सभी एडवेंचरर्स अब 40 लेयर पर पहुंच चुके हैं, पर तभी अचानक से उन लोगों की रीडिंग फिर से गायब हो जाती है। तभी अब वहाँ पर एक और बंदा आ जाता है और कहता है कि यहाँ का इंचार्ज कौन है। तो एक बंदा बताता है कि मैं इंचार्ज हूँ। ये सुनकर वो वाला बंदा कहता है कि मेरा नाम क्रिस्टोफर है और मैं कॉलेज ऑफ मैजिक से हूँ। मैं इस इन्वेस्टिगेशन का ऑर्गेनाइजर हूँ और मैं किंग के ऑर्डर को पूरा कर रहा हूँ। मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या डंजन में कुछ अजीब चल रहा है अभी। वही क्रिस्टोफर समझ आता है कि ये लोग उसे बताना नहीं चाहते हैं। जो देखकर क्रिस्टोफर उनसे कहता है कि मुझे पता है कि हम लोग अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से हैं, पर मुझे जानना होगा। कुछ समय पहले कुछ लोग डंजन में जा रहे थे पर वो गायब हो गए। हम लोगों ने लोकल एडवेंचरर्स को हायर कर रखा था और हम लोग नीचे ही जा रहे थे, पर अचानक से सभी लोग मेरे सामने से गायब हो गए। ये सुनकर नटालिया बताती है कि जो हमारे एडवेंचरर्स थे उनकी भी रीडिंग गायब हो गई है, जिस पर क्रिस्टोफर कहता है कि तो ये कंफर्म बात है कि सभी लोग गायब हो गए हैं। तो वो उसे बताते हैं कि हाँ हमारे एडवेंचरर 10th फ्लोर से गायब हो गए और तब से सिर्फ एक ही बार उनकी रीडिंग देखने को मिली है। तो क्रिस्टोफर कहता है कि तो फिर वो रीडिंग कहाँ दिखी तुम्हें। तो बताते हैं कि उन लोग की रीडिंग 40 फ्लोर पर है। ये सुनकर क्रिस्टोफर हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तो काफी ज्यादा गहराई है। आज तक कोई भी एडवेंचरर 38 फ्लोर के बाद कभी गया ही नहीं। कहा जाता है कि 30 फ्लोर के बाद जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं वो इतने डिफिकल्ट होते हैं कि बी रैंक की पार्टीज भी उन्हें हरा नहीं पाती है। तो वो लोग उसे बताते हैं कि नीचे लूने की बी रैंक की पार्टी क्रिम्सन स्वॉर्ड भी गई हुई है। तो ऐसा हो सकता है कि सभी लोग एक साथ ही हों। अभी के लिए मैंने गिल्ड मास्टर के पास मैसेज भेज दिया है, जैसे उन्हें बात पता चलेगी वो जरूर आएंगे। वहीं जैसे ही नटालिया सोचती है कि क्रिम्सन स्वॉर्ड यानी कि एबल की टीम भी खतरे में हो सकती है, वो अब वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में रिसेप्शनिस्ट अब आकर गिल्ड मास्टर को सारी न्यूज देती है कि इन्वेस्टिगेशन टीम गायब हो गई है और वो चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी डंजन के एंट्रेंस पर आओ। जो सुनकर गिल्ड मास्टर भी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है मैं अभी जाता हूँ और कोशिश करना कि बाकी एडवेंचरर्स को डिटेल में चीजें ना पता चले। ऐसा बोलकर गिल्ड मास्टर वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में रियो को दिखाया जाता है जो कि लाइब्रेरी के अंदर होता है, जो कि काफी ज्यादा कंफ्यूज है क्योंकि उसे नहीं पता है कि जो बुक उसे चाहिए वो कहाँ पर रखी है। वो ऊपर आ जाता है ये देखने के लिए कि कहीं आज सहरा आई है या फिर नहीं, पर वहाँ पर सहरा होती ही नहीं है, जो देखकर वो काफी उदास सा हो जाता है। पर तभी वो देखता है कि सहरा तो वहीं पर साइड में होती है, जिसे देखकर वो एक्साइटेड हो जाता है। तो सहरा भी कहती है कि क्या हुआ, तुम मुझे ढूंढ रहे थे क्या। तो रियो कहता है कि हाँ मुझे रिकॉर्ड चाहिए पास्ट में हुए एक्लिप्स के बारे में और ग्रेट टाइडल बोर के बारे में, पर मुझे नहीं पता कि वो बुक कहाँ मिलेंगी। जिस पर सहरा कहती है कि मुझे पता है कि वो कहाँ है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ऐसा बोलकर वो रियो की मदद करने लगती है। वहीं पर वो रियो से कहती है कि क्या तुम्हें ये लगता है कि एक्लिप्स और ग्रेट टाइडल बोर के बीच में कोई लिंक है। तो रियो कहता है कि हाँ मुझे बस ऐसा ही लगता है। जिस पर सहरा कहती है कि 2 दिन पहले भी एक एक्लिप्स हुआ था और उसी के बाद ग्रेट टाइडल बोर भी हुई थी, तो इसलिए तुम्हारी तरह ही मुझे भी लगता है कि ग्रेट टाइडल बोर और एक्लिप्स के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। अगर मैं तुम्हें सही से बताऊं तो हमेशा ग्रेट टाइडल बोर से पहले एक्लिप्स होता ही था, पर इस बार जो हुआ था वो पूरी तरह से एक्लिप्स हुआ था, यानी कि पूरी तरह से ग्रहण लगा था, पर पहले कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ था। तो रियो कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि सारी चीजें रिलेटेड हैं। तो सहरा कहती है कि हाँ ऐसा हो सकता है, वैसे मैंने पहले ही सारी चीजों पर इन्वेस्टिगेशन कर ली है और मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि इन चीजों के बीच में कनेक्शन हो सकता है। तो रियो कहता है कि ये तो बस मैंने ऐसे ही सोच लिया। ऐसा बोलकर रियो अब अपने मन में सोचता है कि मैं सहरा को ये थोड़ी बता सकता हूँ कि एक्लिप्स में मैं एक आकुमा से लड़ रहा था। इसके बाद रियो अब उसे पूछने लगता है कि क्या तुम्हें मैजिक स्टोन के कलर के बारे में कुछ पता है। तो सहरा कहती है कि हाँ मॉन्स्टर जितने ज्यादा लंबे समय तक जीते हैं उनके स्टोन और भी ज्यादा विविड हो जाते हैं। तो रियो कहता है कि हाँ ये बात मुझे मेरे दोस्त ने बताई थी जब मैं उसके साथ जर्नी कर रहा था, इसलिए जो ग्रेट टाइडल बोर में जो मॉन्स्टर्स के मैजिक स्टोन कलेक्टेड हुए थे मैं उनके बारे में ही सोच रहा हूँ क्योंकि वो थोड़े पेल कलर के थे। जिस पर सहरा कहती है कि अगर उनके मैजिक स्टोन पेल कलर के थे तो
इसका मतलब है कि वो जो मॉन्स्टर है वो हाल फिलहाल में ही स्पॉन हुए होंगे। तो रियो कहता है कि जितने भी गॉब्लिन्स थे, गॉब्लिन जनरल थे और किंग थे, उनके मैजिक स्टोन का भी कलर पेल था। ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने पावरफुल मॉन्स्टर अचानक से स्पॉन हुए हों? कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं उन्हें आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया हो? तो सेरा भी कहती है कि हाँ ऐसा हो सकता है, जिस पर रियो कहता है कि क्या तुम्हें ऑलरेडी पता है कि उनके मैजिक स्टोन पेल कलर के थे? तो सेरा कहती है कि हाँ मैंने पिछली ग्रेट टाइटल बोर के बारे में भी इन्वेस्टिगेशन करी थी और तब भी मॉन्स्टर्स के मैजिक स्टोन का कलर ऐसा ही था। ये सुनकर रियो हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या ऐसे रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं? जिस पर वो कहती है कि हाँ, पर वो जो रिकॉर्ड्स हैं उनकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, तो क्या तुम उन्हें पढ़ना चाहोगे? जिस पर रियो कहता है कि हाँ बिल्कुल। जो सुनकर सेरा अब कहती है कि ठीक है तो फिर मेरे साथ आओ। अगले सीन में वापस से एबल और उसकी पार्टी को दिखाया जाता है, जो कि अब कहने लगते हैं कि आखिर हम लोग कहाँ पर पहुंच गए। जिस पर दादाजी कहते हैं कि शायद से हम लोग डंजन के किसी दूसरे फ्लोर पर आ गए हैं या फिर किसी और जगह पर एक बात के लिए मैं श्योर हूँ कि हमें जबरदस्ती कहीं और टेलीपोर्ट किया गया है। वह पूछते हैं कि क्या जो हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं? तो दूसरा बंदा बताता है कि हाँ हमारे डिवाइसेस तो अच्छे से काम कर रहे हैं, शायद सरफेस पर जो टीम है उन्हें हमारी लोकेशन के बारे में पता चल गया होगा। जो सुनकर लिन खुश हो जाती है और कहती है कि तो फिर वो लोग मदद के लिए लोगों को भेजेंगे। जिस पर दादाजी कहते हैं कि उस बात के लिए मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर हवा में कुछ न कुछ अजीब लग रहा है। वो अब रिया से पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ याद आ रहा है इन सभी चीजों को देखकर? तो अब रिया भी थोड़ा नोटिस करती है और कहती है कि ये तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसे हम लोग सेंचुरी स्क्वायर के अंदर हैं। ये सुनकर एबल कहता है कि सेंचुरी स्क्वायर तो वही स्पेल है ना जो कि सिर्फ हाई रैंक के प्रीस्ट कास्ट कर सकते हैं। तो रिया कहती है कि हाँ ये एक अल्टीमेट डिफेंसिव मैजिक होता है जिसे डिवाइन मिरेकल भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इस स्पेल की प्रोटेक्शन इतनी ज्यादा होती है कि इससे सारे अटैक स्पेल और फिजिकल अटैक डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। जो सुनकर एबल कहते हैं कि अगर तुम ऐसा फील कर पा रही हो तो इसका मतलब है कि हम लोग किसी तरीके के बैरियर के अंदर फंस चुके हैं। जिस पर रिया कहती है कि हाँ हम लोग ये भी नहीं पता लगा सकते हैं कि बाउंड्रीज कहाँ तक है, तो इसका मतलब है कि ये जो स्पेल है ये काफी बड़ी है। जिस पर एबल कहता है कि इसका मतलब जहाँ कहीं भी अभी हम लोग हैं हम लोग अभी खतरे में हैं। एबल अब लिन से कहता है कि क्या तुम अपनी पावर का यूज करके सराउंडिंग को इन्वेस्टिगेट कर सकती हो? तो वो भी कहती है ठीक है, और वो अपनी पावर का यूज करके सराउंडिंग को इन्वेस्टिगेट करने लगती है। और अब उसे पता चलता है कि यहाँ से 500 मीटर दूर काफी सारे इंसान हैं और वहाँ पर 50 ऐसे भी लोग हैं जिनसे लिन आज तक पहले कभी नहीं मिली है। जो सुनकर दादाजी कहते हैं कि इसका मतलब सामने की तरफ क्लीव और उसकी टीम हो सकती है। तो एबल कहता है कि हाँ एक काम करते हैं, हम लोग उन्हीं के पास चलते हैं, बेहतर रहेगा कि हम सभी लोग एक साथ रहें। इसके बाद अब गिल्डमास्टर को दिखाया जाता है जो कि ऊपर वाली टीम के पास पहुंच चुका है। उससे पता चलता है कि सभी एडवेंचरर अब 40 फ्लोर पर पहुंच चुके हैं। जो सुनकर वो काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि अगर हम लोग टाउन के सभी एडवेंचरर्स को 40 लेयर पर पहुंचेंगे तो भी वो वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे एक साथ, क्योंकि उस फ्लोर तक पहुंचना काफी ज्यादा मुश्किल है और नामुमकिन सही है। मदद के लिए कोई भी नहीं जा सकता है। जिस पर अब क्रिस्टोफर कहता है कि हमें अब ये जानना होगा कि आखिरकार ये सभी लोग पहले गायब कैसे हुए। ऐसा हो सकता है कि ऐसा फिर से हो जाए। ऐसी सिचुएशन में मैं और मेरे सबऑर्डिनेट्स नहीं जा सकते हैं। जिस पर गिल्ड मास्टर कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, ऐसे खतरे में मैं लोकल एडवेंचरर्स को भी नहीं भेज सकता हूँ। तो हम बस यही प्रे कर सकते हैं कि जहाँ पर भी एडवेंचरर्स पहुँच गए हैं वो सेफ रहें। अगले सीन में डंजन के अंदर हम लोग को क्लीव के साथियों को दिखाया जाता है जिनके ऊपर अब हमला हो चुका है। उस हमले में काफी सारे लोग मारे भी जाते हैं, पर काफी सारे लोग बच भी जाते हैं क्योंकि उन लोगों ने टाइम पर बैरियर लगा लिया था। पर तभी हम देखते हैं कि सामने से हमले और भी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, जिसकी वजह से तो वो अब बैरियर भी टूट जाते हैं और इसी तरीके से बाकी के और भी लोग घायल होने लगते हैं। तभी वो लोग अब चेक करते हैं कि जो लोग उनके ऊपर हमला कर रहे थे वो तो दरअसल कुछ डीमंस हैं। क्लीव उन लोगों को देखकर कहता है कि ये तो डेविल्स हैं। तो कुछ एडवेंचरर्स सब अपनी तलवार का यूज करके उन डेविल्स से लड़ने के लिए चले जाते हैं, पर अब वो डेविल्स भी तलवार जैसी चीज निकाल लेते हैं और एडवेंचरर्स को मारने लगते हैं। और अब लगातार इसी तरीके से वो डेविल्स उन लोग के ऊपर हमला करके उन्हें मार रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एबल का ग्रुप भी पहुंच जाता है। वो भी अब सामने ये सारी लड़ाई देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। वो लोग भी अब उन मॉन्स्टर्स को देखकर समझ जाते हैं कि ये तो डेविल हैं। रिया बताती है कि जो डेविल है वो भगवान और एंजल के दुश्मन होते हैं। ये इंसानों से काफी ताकतवर होते हैं और इन्हें मैजिक से कुछ भी नहीं होता है। जो सुनकर लिन कहते हैं कि तो फिर आखिर डेविल नीचे क्या कर रहे हैं, ऐसी जगह पर वो होने ही नहीं चाहिए। जिस पर दादाजी कहते हैं कि इसके बारे में हम लोग बाद में सोचेंगे, पहले हमें जाकर क्लीव और उसके साथियों को बचाना होगा। दूसरी तरफ क्लीव भी अब बेहोश होने लगता है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा होता है कि आखिर डेविल्स ऐसी जगह पर कैसे हो सकते हैं। ऐसा बोलकर वो बेहोश होने वाला होता है, पर तभी वहाँ पर एबल की टीम हमला कर देती है उन डेविल्स के ऊपर। वो लोग मैजिक की तीर बनाकर ही उन डेविल को मार रहे होते हैं, जो देखकर रिया काफी हैरान हो जाती है और कहती है कि मैजिक तो इन डेविल्स के खिलाफ यूज ही नहीं होने चाहिए थे, पर इनको तो मैजिक से इफेक्ट पड़ रहा है। जिस पर दादाजी कहते हैं कि ये तो बस कंफर्म हुआ ही नहीं था कि इन्हें मैजिक से कुछ नहीं होता है। अगर हम लोग एक ही टारगेट के ऊपर फोकस करेंगे तो हम लोग डेविल के डिफेंस को हरा सकते हैं। इसी तरीके से वो लोग अब उन डेविल्स को कम करने लगते हैं, पर अभी भी काफी सारे डेविल्स बचे होते हैं और अगर इसी तरीके से वो लोग
लोग हमला करते रहेंगे तो उन लोगों का माना खत्म हो जाएगा। तभी वहाँ पर एबल को अब सभी डेविल्स के पीछे एक काफी पावरफुल सा डेविल दिखता है, जिसे देखकर एबल कहता है कि अब हम लोग जाकर लड़ेंगे। तो अब एबल की पार्टी भी मान जाती है। इसके बाद अब वॉरेन अपनी शील्ड का यूज करके उन लोग को प्रोटेक्ट करके आगे ले जाता है। आगे पहुंचने के बाद वो लोग भी अब उन डेविल्स को हराने लगते हैं। वो एक ही बारी में काफी सारे डेविल्स को हरा रहे होते हैं, जो देखकर दादाजी भी काफी इंप्रेस हो जाते हैं। पर अब काफी सारे डेविल्स से लड़ने के बाद लिन का माना खत्म हो जाता है और अब वो थक कर नीचे गिर जाती है। उन लोग के पास कोई पोशन भी नहीं है जो कि वो लिन को दे सके। एबल अब देखता है कि सामने की तरफ तो अब 6 डेविल्स ही बचे हैं, उनमें वो बॉस भी है। रिया अब एबल को बताती है कि शायद से इन डेविल का जो बॉस है वो डीमन प्रिंस है। इनको पहचानने के लिए तुम इनकी अलग अलग आंखें देख सकते हो। जो सुनकर एबल कहता है कि यह डीमन प्रिंस है, इसका मतलब ये अभी तक पूरी तरीके से अवेकन नहीं हुआ है डीमन लॉर्ड बनने के लिए। तो रिया कहती है कि हाँ, ये डीमन लॉर्ड की इमेच्योर फॉर्म है, मतलब अगर ये प्रिंस और भी ताकतवर हो जाएगा तो आगे चलकर ये डीमन लॉर्ड बनेगा। कहा जाता है कि डीमन प्रिंस 4 होते हैं और उनमें से एक ही डीमन लॉर्ड बनेगा। तो एबल कहता है कि इसका मतलब ये काफी ताकतवर है, जिस पर रिया कहती है कि रिकॉर्ड्स में सिर्फ यही लिखा गया है कि सिर्फ इसे हीरो ही हरा पाया है आज तक, हीरो के अलावा इसे कोई भी नहीं हरा पाया है। जो सुनकर एबल कहता है कि मैं आगे जाकर लड़ने वाला हूँ और इस प्रिंस को छोड़कर बाकी सभी को हराऊंगा, और मैं ये होप कर रहा हूँ कि अगर कोई ना कोई मौका मिल जाए तो कोई ना कोई आकर बैरियर को तोड़ लेगा और हमें बचा लेगा। तो इस तरीके से हम लोग हार नहीं मानेंगे। ऐसा बोलने के बाद एबल अब उन लोगों से अकेले ही लड़ने के लिए आ जाता है। एबल अब जाकर 2 डेविल्स के हमलों से बचकर उन दोनों को खत्म कर देता है। तभी हम देखते हैं कि वो जो डीमन प्रिंस होता है वो हमला करके एबल के बाकी के पार्टी मेंबर्स को पीछे कर देता है। जो देखकर एबल समझ जाता है कि ये डीमन प्रिंस एबल से अकेले अकेले लड़ना चाहता है। तो अब एबल भी उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी अचानक से वो जो प्रिंस होता है वो एकदम से टेलीपोर्ट करके यानी कि काफी तेजी से एबल के पास पहुंच जाता है और वो एबल को हमला करके दूर कर देता है। ये देखकर एबल भी काफी हैरान हो जाता है और वो समझ आता है कि ये डीमन प्रिंस काफी ज्यादा तेज और ताकतवर है। उसे समझ आ जाता है कि वो इससे नहीं जीत पाएगा। तभी हम देखते हैं कि क्लीव और उसके साथ ही मिलकर अब उस डीमन प्रिंस के ऊपर हमला करने लगते हैं, जिससे कि वो लोग एबल की मदद कर पाए। पर हम देखते हैं कि डीमन प्रिंस को तो स्पेल से कोई भी फर्क पड़ा ही नहीं है। जो देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि इस प्रिंस को मैजिक से नहीं हराया जा सकता है। तभी अचानक से बाकी के वो जो डेविल्स होते हैं वो अब उन्हीं लोगों के ऊपर हमला करने लगते हैं। इससे क्लीव और बाकी के लोग भी इंजर्ड हो जाते हैं, क्योंकि अब उन लोगों का बैरियर भी टूट चुका है और अब बाकी के जितने भी लोग बचे होते हैं वो सभी लोग तो अब यहाँ से भागने लगते हैं। ये देखकर अब रिया को भी रोना आ जाता है, क्योंकि अब उसे पता चल चुका है कि एबल तो अब मारा जाएगा और बाकी के लोग भी। दूसरी तरफ एबल बिल्कुल भी हार नहीं मानता है। जैसे वो प्रिंस अब उसके ऊपर काफी तेजी से हमला करने के लिए आता है, तभी एबल भी सबसे अपनी तेज स्किल को यूज करता है, जो कि होती है स्वॉर्ड स्किल 0 टर्न। इसका यूज करके एबल काफी तेजी से उसके ऊपर हमला करने वाला होता है, पर वो प्रिंस उसके हमले को भी डॉज कर लेता है, जिसके बाद वो प्रिंस एबल के ऊपर हमला करके उसे काफी घायल कर देता है। ये देखकर एबल भी काफी ज्यादा डर जाता है। हम लोग अब देखते हैं कि अब एबल के अंदर लड़ने की बिल्कुल भी जान नहीं बची है। वो तो अब खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है। वो अब अपने पार्टी मेंबर्स और बाकी सभी से माफी मांगने लगता है। तभी अचानक से वो प्रिंस अब एबल के पास पहुंच जाता है और अब अपनी स्वॉर्ड से एबल के ऊपर हमला करने वाला होता है, जो देखकर रिया काफी डर जाती है और अब मदद के लिए किसी को पुकारती है। तभी अचानक से हम लोग अब देखते हैं कि वहाँ पर अब एक पानी की बूंद गिरती है और अब वहाँ पर बैरियर तोड़कर रियो आ चुका है। रियो को देखकर एबल काफी कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो रियो कहता है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हें यहाँ पे बचाने आया हूँ, लगता है कि तुम खड़े नहीं हो पा रहे हो। अब मुझे लगा नहीं था कि मैं तुम्हें कभी ऐसे मरने वाली हालत में देखूंगा, लगता है कि तुम्हें और भी ट्रेनिंग की जरूरत है। जो सुनकर एबल खड़ा हो जाता है और कहता है चुप हो जाओ, मेरा बस पैर फिसल गया था और कुछ नहीं। वहीं पर अब रियो को यहाँ पर देखकर बाकी के लोग हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये यहाँ क्या कर रहे हैं। जिसके बाद रियो अब एबल से कहता है कि काफी सारे लोग तुम्हारी चिंता कर रहे हैं, इसलिए चलो वापिस चलते हैं। तो एबल कहता है कि मैं भी वापिस जाना चाहता हूँ, पर हमें पहले इन मॉन्स्टर्स को हराना होगा। तो रियो कहता है कि इन लोगों को मैं संभाल लूंगा, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो एबल उसे कहता है कि रुको, तुम इसे नहीं हरा पाओगे क्योंकि ये एक डीमन प्रिंस है। तो रियो कहता है कि डीमन प्रिंस, तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि ये डीमन लॉर्ड का बेटा है। इस तरीके से मजाक करना बंद करो, ये इतना कमजोर सा पर्सन डीमन लॉर्ड से रिलेटेड कैसे हो सकता है। तो एबल कहता है कि जो डीमन प्रिंस होता है वो डीमन लॉर्ड की इमेच्योर फॉर्म होती है और ये काफी ताकतवर होती है। तो रियो कहता है कि ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं मान लेता हूँ कि ये डीमन लॉर्ड का बेटा है, इसलिए ही तो ये इतना कमजोर है। जिस पर एबल हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम इसे कमजोर क्यों कह रहे हो, ये कमजोर नहीं है। वहीं रियो अब टहलता टहलता आगे चल रहा होता है, जो देखकर
वो डेविल्स अब उसके ऊपर अपनी पावर से हमला करते हैं, पर रियो आइसिकल का यूज करके उनके अटैक को आराम से रोक लेता है। जिसके बाद रियो वाटर जेट का यूज करके एक ही बारी में सभी डेविल्स को काट देता है, जो देखकर वो डीमन प्रिंस भी हैरान हो जाता है और बाकी के लोग भी। जिसके बाद रियो भी अब उसी डीमन प्रिंस के सामने आ जाता है और अब वो डीमन प्रिंस उसे ही देखने लगता है, जिस पर रियो कहता है कि इस तरीके से मेरी तरफ देखना बंद करो। ऐसा बोलकर रियो अपनी तलवार बाहर निकाल लेता है और कहता है कि डीमन लॉर्ड के बेटे आओ आकर मेरे साथ लड़ाई करो और इस फाइट को यहीं खत्म करो। और अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि तुम लोग को ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।